देखिए देखो जी IUPAC। अच्छा इसी को कुछ लोग IPAC भी बोलते हैं ना, IPAC। ठीक, तो हम लोग तो IUPAC बोलते हैं, वरना क्या बोलते हैं IPAC। तो ये ना कि कहीं पर सुने IPAC क्या है तो गड़बड़ हो जाए। IPAC मतलब क्या, IUPAC। ठीक, IPAC या IUPAC ऐसे बोलते हैं ना। कहीं भी जाएंगे इलाहाबाद या कहीं कोटा वोटा जाएंगे ना तो IUPAC बोलेंगे। अब सुनो जी, ये तो पता है ना इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, तो IUPAC का ये फुल नेम है। देखो इसमें एक ज्यादा आपको लिखना नहीं है, बस ये जितना लिखेंगे आपको उतना पूरा उतार लेना है। देखिए तो कुछ को बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, इनको क्या बोलेंगे जी, कार्बनिक यौगिक। तो सुन लीजिए, इनका नाम होता है कार्बनिक यौगिक। ठीक, कार्बनिक यौगिक ये टॉपिक है। अब ये है क्या, वे कंपाउंड जी, वे कंपाउंड्स जो कार्बन से बने होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, कार्बनिक बोलेंगे। तो जो भी कार्बन से बना उनको कार्बनिक यौगिक कहेंगे। अब जैसे आपका मेथेन हो गया, ठीक, जैसे मेथेन CH4 एंड C2H6 एथेन हो गया, प्रोपेन ब्यूटेन कुछ भी, ये आपका C2H5OH, ये भी क्या है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कि कार्बन से है ना। तो कार्बन से जो बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, कार्बनिक ही कहेंगे। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो जो कार्बन से बना उन्हें क्या बोलेंगे जी, कार्बनिक यौगिक ही बोलेंगे। अच्छा एक बात है जी, तो थोड़ा और सुन लेंगे। कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या होती है पृथ्वी पर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मतलब सबसे अधिक होती है। एलिमेंट्स पूरे कितने होते हैं, 118 एलिमेंट पूरे होते हैं। 118 में कार्बन अकेला ही ऐसा ना जो सबसे ज्यादा होता है। ठीक, अगर आप सबको मिला करके देखेंगे फिर भी सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के ही मिलेंगे। ठीक है, कार्बन अकेला ही अगर कंपाउंड्स देखेंगे, कार्बन का अकेला ही कंपाउंड्स इतना ज्यादा होता है कि सबको मिलाओगे तब भी वो कुछ नहीं है उसके सामने। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी कार्बनिक है, पौधों की बॉडी कार्बनिक है, जितने भी चीज, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स ये सब होते हैं, जो बायो ऑर्गेनिज्म सब क्या है, कार्बनिक है। पृथ्वी का मैक्सिमम जो पार्ट होता है एलिमेंट से बना हुआ वो क्या है, कार्बनिक है। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हमको अध्ययन करना है, इसीलिए इतना एक केमिस्ट्री पूरी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना हमको ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे करते हैं। तो पहली बात तो समझो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या थी, जो कार्बन से बनेगा उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोलेंगे। हो गया, समझ गए इसको। ठीक, तो जो कार्बन से बनेगा, जिसमें कार्बन रहेंगे उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है। देखो जी, एक्सेप्शन अपवाद ही बोलेंगे ना। अपवाद क्या होता है देख लीजिए, आपको वो नोट भी करना है कि अपवाद क्या होते हैं। जैसे आपका CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बनिक नहीं बोलेंगे आप। ठीक, CO2 कार्बनिक हम नहीं बोलेंगे। और सेकंड जी, कोई भी कार्बोनेट हो आपके पास, देख लीजिए कोई भी कार्बोनेट आपके पास, कोई भी कार्बोनेट हो, वो चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, ठीक, और चाहे तो कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, चाहे जिंक कार्बोनेट हो, पोटेशियम कार्बोनेट हो, किसी का भी कार्बोनेट हो, उसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे। यहाँ तक कि अगर बाई कार्बोनेट हो, NaHCO3 तो भी नहीं कहेंगे, H2CO3 हो तो भी नहीं कहेंगे। बात समझ गए। कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, किसी का बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनिक अम्ल, इसके अलावा ये सभी हम लोग इन सबको कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहेंगे। इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम नहीं रखते, इनको कार्बनिक नहीं कहेंगे आप। भले इसमें कार्बन है इसका खुद का, लेकिन इनको कार्बनिक नहीं कहेंगे। तो एक सरल सा होता है कंडीशन जी, कार्बनिक ना हम लोग उसको ही कहते हैं जिसमें कार्बन के साथ क्या हो, हाइड्रोजन हो। इधर कहीं पर है नहीं, ठीक, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं इसको, इधर कहीं पर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो कहां से बोलो कार्बनिक। अच्छा इसमें देखिए H2CO3 में जी हाइड्रोजन तो है ना, कार्बनिक कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। फिर भी चूंकि कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये दिखा देते हैं इसको, देख लिया ऐसे C है जी, एंड डबल बॉन्ड O होगा, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। मतलब कि जो भी हाइड्रोजन है वो कार्बन से अटैच नहीं है, ऑक्सीजन से अटैच है ना, इसलिए उसको ऑर्गेनिक हम नहीं कह सकते। ठीक, अब इसको भी ऑर्गेनिक आप नहीं कहेंगे क्योंकि वो देखो जी वो आपका कार्बन से अटैच नहीं है। तो
एक विशेष बात यहाँ पर सीखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलेंगे जी? जो कार्बन से बना होगा, जो कार्बन से बना होगा उसको कार्बनिक कहेंगे। जैसे मेथेन, एथेन और ये एथेनॉल हो गया, ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों होते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, किसी का भी कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक अम्ल, ये इन सभी को हम लोग कभी भी कार्बनिक नहीं कहेंगे, क्योंकि इनमें अपना जो कार्बन है ना उसके पास हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है। यस सर, समझ गए इतना? एक बात और, ये तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेम टू इसके जैसा होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब हाइड्रो मतलब क्या होता है जी? कि वे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, वे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहेंगे आप। जैसे कार्बनिक कार्बन से बना, अभी देखो जी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, तो इनको आप हाइड्रोकार्बन कहेंगे आप। ठीक, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। ठीक, आप इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन थी। अब इसका मतलब क्या कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने, वो तो कार्बनिक था, कार्बन से बना था। अब ये किससे बनेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन और क्या रहेगा? हाइड्रोजन। ये सरल है जी, इतना सरल। आप बोलेंगे वे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, वे सभी कंपाउंड्स, वे सभी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हिंदी में यही बोलते हैं, इसको हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। ऑर्गेनिक वाला तो कार्बन से बना था, ये कैसे है जी? हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं। अब देख लीजिए, कार्बन रहेंगे और हाइड्रोजन रहेंगे, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, वो सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक, और हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, एक संतृप्त और एक क्या होगा? असंतृप्त। अब यही हमको समझना, यही विशेष है। देखिए, हाइड्रोकार्बन में जी दो पॉइंट है, एक को बोलेंगे संतृप्त और एक को बोलेंगे असंतृप्त। विशेष आपको ध्यान रखना है इधर ना जी। एक को बोलेंगे जी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देख लीजिए। ठीक, एक को बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यस सर। ठीक, और एक क्या बोलेंगे जी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब सुन लीजिए, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड, उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। तो हम लोग इनको बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन्हें बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो जी, किसको बोलेंगे सैचुरेटेड, किसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक, और है तो हमारे पास क्या? हाइड्रोकार्बन बनेंगे कार्बन और हाइड्रोजन से। तो मैं चल रहा हूँ डायरेक्ट आगे ना। तो सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक, देखिए मैं लिख रहा हूँ, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक, कार्बन और इसके बीच में क्या होगा जी? सिंगल बॉन्ड होगा। समझ गए? आपको परिभाषा क्यों लिखना है, बस समझिए है क्या। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे? संतृप्त बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और अगर इसी के बीच में जी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त बोलेंगे। यहाँ से कुछ नई बात सीखिए आप कि अगर कार्बन के बीच में सिंगल होगा तो संतृप्त बोलेंगे और डबल चाहे ट्रिपल हो तो क्या बोलेंगे? असंतृप्त बोलेंगे। तो उसे हमेशा असंतृप्त कहेंगे। ठीक है, अगर आपको बोले ना कि सैचुरेटेड है मतलब सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, अगर आप उसे पूछेंगे नहीं भैया वो क्या है? अनसैचुरेटेड है, मतलब वो डबल या ट्रिपल से बना हुआ है। ठीक है, और इसी पॉइंट को बोलते हैं असंतृप्तता। क्या बोलते हैं? असंतृप्तता। मतलब ये होता ना कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कहीं भी वर्ड यूज हो जाए कि असंतृप्तता वर्ड कहीं पर यूज हो रहा है मतलब कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है। यस सर। ठीक, अगर बोले संतृप्तता मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड है हमेशा। ठीक, तो कुछ नई बातें सीखी आप यहाँ से। अब तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप का था, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। हमको मालूम चला कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड संतृप्त बोलेंगे, डबल और ट्रिपल के लिए असंतृप्त बोलेंगे। तो सुनिए, सिंगल बॉन्ड के लिए बोलते हैं एल्केन। क्या बोलेंगे जी? एल्केन। अब इनका नाम पड़ जाएगा एल्केन। ठीक, इन्हें क्या बोलेंगे जी? एल्कीन। इन्हें क्या बोलेंगे? एल्काइन। यस सर।
देखिए 3 नाम मिल गए हमको नए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो हमारे पास 3 बन गए। आपके हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं, एल्केन होता है, एल्कीन और एल्काइन होता है। ठीक, एक बात सुनेंगे जी, एल्केन के लिए जो सिंपल फार्मूला होगा वो CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। और यहाँ पर क्या होगा जी, CnH2n। इधर क्या होगा, CnH2n-2। यस सर। ये नॉर्मल फार्मूले हैं सबके लिए। एल्केन के लिए CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। ठीक, ये नॉर्मल फार्मूला होता है। अब देखो जी है क्या ये, अगर कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 रखेंगे ना तो H कितना होगा, देखो अगर C का मान n है तो H का मान 2n। सभी है ना कि अगर कार्बन की संख्या 2 है तो H कितना होगा, उसका दुगना होगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो C2H4। अगर C3 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 6, C4 तो H 8। देखो बन जा रहा है खुद से। जितना कार्बन रहेगा, अगर कहीं पर ऐसा हाइड्रोकार्बन है कि उसमें जितना कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन है तो उसे एल्कीन कहोगे आप। क्या बोलोगे, एल्कीन बोलोगे। ठीक है, और जितना कार्बन रहे ना जी, उसके दोगुने से 2 ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन तो बोलेंगे एल्केन। जैसे C2 है अगर तो H 2 दूनी 4 2 6, C3 3 दूनी 6 2 8, C4 4 दूनी 8 2 10। यस सर। ठीक, तो उससे क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। ठीक है, अगर दोगुने से 2 कम करिए, C देखो C2 है जी, H 2 दूनी 4 में 2 कम कर कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो C2H2। अगर C3 है 3 दूनी 6, 2 कम कर कितना जाएगा 4। यस सर। C4 है जी, 4 दूनी 8 कितना आएगा 6 आएगा। यस सर। बना लेंगे ना। अगर आपका जी यहाँ पर H देखो, अगर हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का जस्ट डबल है तो एल्कीन बोलेंगे, दोगुने से 2 ज्यादा है तो एल्केन बोलेंगे, और 2 कम रहेगा तो एल्काइन बोलेंगे। तो इनका फार्मूला ये इसको फॉलो करते हैं, CnH2n+2 एंड यहाँ पर CnH2n, इधर CnH2n-2 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे ना। आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताएं। आप इसको लिखिए, कुछ और आप देख लेंगे एग्जांपल इसका, फिर यहाँ से पढ़ जाएंगे। हाँ, शांत रहिए, देखिए सुनेंगे जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हमको क्या करना अब, नामकरण करना उसका, कि नाम कैसे लिखेंगे अब। ठीक, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे रूल कि IUPAC में कौन कौन से नाम आएंगे, क्या क्या लिखेंगे, क्या यूपीएससी नाम बन जाएगा जी। जैसे हम लोग कुछ पहले पढ़े थे किसका जी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स का कि नामकरण कैसे होता है। ठीक, तो उसमें कुछ रूल थे, तो रूल यहाँ भी होते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग रूल लिखेंगे, रूल के पहले कुछ और है उसका। ठीक है, पूरा हम लोग चेक करेंगे कि उसका स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन माने कि ढांचा क्या होता है पहले यूपीएससी नेम का। ठीक है, तो पहले हम लोग उस ढांचे को चेक करेंगे। ठीक, स्केलेटन चेक करेंगे है क्या, फिर उसके बेस पर हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, फिर आ जाएंगे रूल पर, रूल को पढ़ेंगे, रूल आ जाएगा, जैसे जैसे रूल खत्म होगा आपका नाम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। तो इसमें जी जो स्केलेटन होगा ना, उसमें पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स को। किसको लिखेंगे, प्रीफिक्स। देखो जी, पहले तुम लोग किसको लिखेंगे, प्रीफिक्स। इसको बोलेंगे पूर्व लग्न, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पूर्व लग्न। हिंदी लिख लीजिए आप, इसे क्या बोलेंगे जी, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। ठीक है, अब इसके बाद जो है उसको बोलेंगे वर्ड रूट। ठीक, इसे बोलेंगे वर्ड रूट। ठीक, और इसको बोलते हैं जी मूलाक्षर। ठीक, मूलाक्षर बोलेंगे। और अगला क्या आएगा जी, सफिक्स आएगा, सफिक्स। देख लीजिए, इसको बोलेंगे सफिक्स। इसे क्या बोलेंगे जी, इसको बोलते हैं अनुलग्न। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुलग्न। तो
तो ये बस तीन ही तो पार्ट है, कहाँ कठिन है। एक प्रीफिक्स है, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स है क्या, देख लीजिए एक बार जी। प्रीफिक्स माने क्या होता है, किसको बोलेंगे प्रीफिक्स जी, जिसको रखेंगे आप मूलाक्षर के पहले उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, और जिसको रखेंगे मूलाक्षर के बाद उसको सफिक्स बोलेंगे। यानी कि IUPAC में जिसको लिखेंगे सबसे पहले उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, और जिसको लिखेंगे लास्ट में उसको बोलेंगे सफिक्स, और जिसको लिखना है बीच में उसे क्या बोलेंगे, मूलाक्षर। ठीक है, एक विशेष बात है जी, एक विशेष बात है कि पूरे IUPAC नेम का जो विशेष फंडा है ना, वो कौन सा है, मूलाक्षर है। क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ एटम दिखाएगा। नंबर ऑफ एटम यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाएगा। ये कार्बन की संख्या को दिखाता है। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे जी, ये क्या दिखाएगा, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब बहुत ही विशेष है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाएगा, और इसी को बोलते हैं पैरेंट चेन। इसे क्या बोलेंगे जी, पैरेंट चेन। यही बनाता है जनक श्रृंखला। ये क्या बनाएगा, जनक श्रृंखला बनाएगा। ये क्या बनाएगा जी, जनक श्रृंखला। इसी को बोलेंगे पैरेंट चेन। अभी पैरेंट चेन क्या होगा सब आइडिया हो जाएगा, पहले जानते रहिए कि पैरेंट चेन कुछ होता है। पैरेंट चेन जो बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, मूलाक्षर बोलेंगे ना जी। उसमें हम लोग कार्बन की संख्या को चेक करते हैं, कार्बन की संख्या को चेक करते हैं। ठीक, तो कार्बन की संख्या जो दिखाएगा वो सेंटर वाला पार्ट क्या है, मूलाक्षर है। ठीक, अब इस संख्या के पहले जिसको लिखेंगे उसको बोलेंगे पूर्वलग्न। ठीक, इसके बाद जिसको लिखेंगे उसे क्या बोलेंगे जी, सफिक्स अनुलग्न बोल देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आपका जो पूर्वलग्न है ना जी, ये इसकी बात तो हो गई। अब पूर्वलग्न के दो रूप होते हैं, सुन लेंगे। पूर्वलग्न के भी दो रूप होते हैं। अब देख लीजिए कौन कौन सी। इसमें एक को बोलेंगे द्वितीयक पूर्वलग्न। क्या बोलेंगे, एक को द्वितीयक। सुन लेंगे, द्वितीयक लिखे जी इधर, द्वितीयक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न। और क्या बोलेंगे फिर, प्राथमिक पूर्वलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न। एक बात सुन लीजिए, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सुन लीजिए जी, पहले द्वितीयक आएगा फिर कौन आएगा, प्राथमिक आएगा। ये नहीं कि पहले प्राथमिक फिर द्वितीयक, ऐसा नहीं है। पहले द्वितीयक फिर प्राथमिक। इधर चेक करिए ना, इधर पहले कौन आएगा, प्राथमिक आएगा जी, प्राथमिक अनुलग्न आएगा। फिर इधर कौन आएगा, द्वितीयक अनुलग्न आएगा। इधर फिर उल्टा हो रहा है। ठीक, बात समझ गए ना। इधर क्या था जी, पहले द्वितीयक आया था फिर प्राथमिक आया था, इधर प्राथमिक आएगा फिर द्वितीयक आएगा। आप आइडिया कैसे लेंगे कि हमेशा IUPAC नेम में बाहर कौन होता है, द्वितीयक वाला होता है। इधर भी द्वितीयक बाहर है, इधर भी द्वितीयक बाहर है। ठीक है, IUPAC नेम में बाहर कौन रहेंगे, द्वितीयक रहेंगे, वो चाहे पूर्वलग्न हो चाहे अनुलग्न हो। समझ गए ना। अब तो आप नहीं भूलेंगे आप। ठीक, तो द्वितीयक वाला कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। समझ के बात को ना। इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब तो कोई डाउट नहीं। ठीक, और ये तो वर्ड रूट आपका है ही। अब थोड़ा ले लेंगे आइडिया कि है क्या, ये क्या क्या दिखाएंगे जी, तो ये दिखाएगा पार्श्व श्रृंखला। क्या दिखाएगा, पार्श्व श्रृंखला। ये दिखाएगा पार्श्व श्रृंखला, मतलब लंबी ना सिर्फ। ये क्या दिखाएगा, पार्श्व श्रृंखला। इसी को बोलेंगे साइड चेन। इसे क्या बोलेंगे जी, साइड चेन बोलेंगे। देखो अभी यहाँ पर लिखे जनक श्रृंखला, ये क्या दिखा रहा है, पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन। यस सर। ये पैरेंट चेन और ये साइड चेन दिखा रहा है। अच्छा, जब ये दिखा दिया साइड चेन, तो ये क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे जी रिंग को। क्या दिखाएंगे, रिंग को, कि वो रिंग में है कि नहीं है। अगर रिंग में रहेगा तो लिखेंगे साइकिल। क्या लिखेंगे, साइकिल। तो बोल देंगे इसको साइक्लो। क्या बोल देंगे, साइक्लो, क्योंकि वो रिंग में है ना। ठीक है, अगर रिंग में है तो क्या बोलेंगे, साइक्लो। नहीं है तो नहीं बोलेंगे, अगर है तभी बोलेंगे ना। इधर आ जाओ जी, आपका जो प्राइमरी सफिक्स है, ये प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक अनुलग्न, ये दिखाता है सैचुरेशन को। देखो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पहले वाला। क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा संतृप्तता। क्या लिखूं यार, संतृप्त। फिर करें, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है ना जी, देखो संतृप्तता दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, अच्छा इसी को बोलेंगे सैचुरेशन। ये क्या दिखाएगा, सैचुरेशन को।
ठीक है, ये कार्बन के सैचुरेशन को दिखाएगा कौन? प्राथमिक अनुलग्न। इसका मतलब ये बांड को दिखाएगा जी, सीधा बोलो क्या दिखाएगा? ये बांड को दिखाएगा कि वो है क्या, वो सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है जी। सिंगल रहेगा तो क्या बोलोगे? एल्केन। अब एल्केन के लिए एन क्या बोलेंगे जी? एन। एल्कीन के लिए इन बोलेंगे, एल्काइन के लिए आइन बोल देंगे। देखो काम हो गया अपना। तो एन, इन और आइन, इसी से बन जाएगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक, और देखिए द्वितीयक अनुलग्न जी, द्वितीयक अनुलग्न ये दिखाए क्रियात्मक समूह को, क्या दिखाएगा? क्रियात्मक समूह। ठीक, ये दिखाएगा क्रियात्मक समूह। और ये क्या होते हैं? ये दिखाए क्रियात्मक समूह को, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसे क्या बोलेंगे? फंक्शनल। इसे बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। ये क्रियात्मक समूह को दिखाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप को दिखाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया ना जी, इसके अलावा एल्कोहल हो गया, एमाइड हो गया, एमीन हो गया, साइनाइड हो गया, वो सब क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं। आपसे कोई बोलेगा कि भैया क्रियात्मक समूह है क्या, तो बताओगे ना ये ऐसे समूह होते हैं ना जी, ये ऐसे समूह होते हैं जो कि कार्बन की श्रृंखला जो है या कार्बन का जो कंपाउंड है उसके मेन गुण को दिखाते हैं। समझ गए? मेन मुख्य गुण को जो दिखाएगा वही क्या होता है? क्रियात्मक समूह होता है। उसका नाम ही है क्रियात्मक समूह। ठीक है, मेन प्रॉपर्टी को तो यही दिखाता है। समझ गए? तो ये यही क्रियात्मक समूह होते हैं। आपको बताया जाए कि वो क्या क्या होता है, पर आप इतना आइडिया ले लीजिए कि हमारे आईयूपीएसी निम्न में जी, आईयूपीएसी निम्न में 3 पार्ट होते हैं। एक प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट और सफिक्स होगा। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। ये ऐसे नहीं लिखे हैं, ये क्रम से लिखा गया है। आपको लिखना भी ऐसे है। पहले प्रीफिक्स, आप जब नाम बनाएंगे ना तो पहले प्रीफिक्स ही लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर आप वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे, तब आपका नाम बन जाएगा। अच्छा एक बात और है, जिसका नाम नहीं दिया रहेगा उसका नाम आपको नहीं लिखना, जो दिया है केवल वही लिखेंगे। ठीक है, जो दिया है वो लिख दो, आपका काम हो गया। तो पहले लिखेंगे आप प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। एक बार रिपीट कर लीजिए। आपका जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट मूलाक्षर, ये कार्बन की संख्या को दिखाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की संख्या को दिखाएगा। इसी को बोलेंगे जनक श्रृंखला या पेरेंट चेन बोलते हैं। और ये जो प्रीफिक्स इसके दो रूप होते हैं जी, एक द्वितीयक पूर्वलग्न है, एक प्राथमिक पूर्वलग्न होता है। द्वितीयक इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये दिखाता है साइड चेन को। ठीक है, और ये दिखाएगा जी रिंग को दिखाएगा कि रिंग में है कि नहीं। अगर रिंग में तो क्या बोलेंगे? साइक्लो बोल देंगे। और सफिक्स देख लीजिए, इसके भी 2 रूप होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी दिखाएगा सैचुरेशन यानी कि बांड को दिखाएगा, सिंगल के लिए एन, डबल के लिए ई, ट्रिपल के लिए आई। और ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ना, ये क्रियात्मक समूह को दिखाता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, मतलब कि क्या है कि हमको सुनो, अगर आपको किसी का आईयूपीएसी नाम लिखना है ना तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? साइड चेन को। अगर रिंग है तो रिंग लिखना है, फिर कार्बन की संख्या लिखना है, फिर बांड को लिखना है, फिर क्रियात्मक समूह को लिखना है। यानी कि क्रियात्मक समूह सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था कि हमको कैसे कैसे क्या क्या लिखना होता है। आप इसको लिखेंगे। वो क्या दिखाएगा? कार्बन परमाणु की संख्या दिखाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाएगा कौन? मूलाक्षर। कार्बन परमाणुओं की संख्या को दिखाता है जी। आपसे बोलेंगे मूलाक्षर क्या, तो बताएंगे ये कार्बन की संख्या को दिखाता है। इसको लिखना नहीं, आपको बस जानते रहो, सुन लीजिए, इतना बहुत है। ठीक, मूलाक्षर क्या दिखाएगा? कार्बन की संख्या को दिखाता है जी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कह देंगे, हो गया ना। तो कार्बन की संख्या को दिखाता है ये। अब देख लीजिए, तो सुनेंगे जी, सुनेंगे कार्बन की संख्या लिख रहे हैं, उनके नाम। ठीक, आपको लिखना है कार्बन की संख्या और उसके नाम क्या होंगे। जब कार्बन की संख्या को दिखा ही रहा है कुछ नाम तो होगा ना। उसी के बेस पर तो हमको बनाना है बेसिन है।
तो बीसीएस में बोला था कि पूरा जो स्केलेटन बनेगा, जो फॉर्म होगा, वो मूलाक्षर पर ही बेस होता है। समझ गए? यानी कि बेसी में कुछ आए या ना आए, मूलाक्षर तो आएगा ही आएगा। समझ गए? मूलाक्षर को तो आना ही है। एक मूलाक्षर बेस है, तो स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मूलाक्षर क्या होता है? कार्बन की संख्या होता है। कार्बन की संख्या को ही क्या बोलते हैं? मूलाक्षर कहते हैं। ये कार्बन की संख्या को दिखाता है। हम लोग लिखना है कार्बन की संख्या और उसके नाम क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, कार्बन की संख्या लिखने चाहिए, यहाँ पर नंबर लिखना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिख रहे हैं। और इधर क्या लिखेंगे? उसके नाम। ठीक, आप उसके नेम क्या लिखेंगे? किस रूप में? मूलाक्षर के रूप में। ठीक, तो देखिए, अगर एक रहेगा तो क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। ठीक, दो रहेगा तो क्या बोलेंगे? ठीक, EATH। और अगर तीन रहेगा तो प्रोप बोलते हैं जी, प्रोप। और अगर चार रहेगा तो ब्यूट बोल देंगे आप। ठीक, 5 रहेगा तो पेंट बोल देंगे। और 6 रहेगा तो एक्स बोल देंगे। 7 रहेगा तो हेप्ट बोल देंगे। ठीक है, और सुन लीजिए, और टेबल वाले फॉर्म में इसको 7 को कहीं कहीं पर सेप्ट कहते हैं। ठीक, और 8 को बोल देंगे जी ऑक्ट बोल देंगे। 9 को बोल देंगे नन बोल देंगे। और 10 को बोल देंगे टिक। अभी 11 आएगा तो बोलेंगे अनडिक। और 12 आएगा तो डू डिक। ठीक, आ जाए 13 पे तो देखो जी, 13 आएगा ना तो क्या बोलेंगे? ट्राई डेक। ये TRI ट्राई डेक। अभी क्या आएगा जी? टेट्रा डेक आ जाएगा। अभी क्या आ जाएगा? पेंटा डेक आ जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो हेक्सा डेक, हेप्टा डेक आएगा, ऑक्टा डेक, नन डेक एंड आइकास। हाँ, अब 20 के लिए क्या बोलते हैं? आइकास। अब आ जाएंगे 21 हेन आइकास ना जी। और 22 डू आइकास, 23 ट्राइकास, टेट्राकास, पेंटाकास ना जी। ऐसे जाएंगे तो आ जाएंगे। देखिए, 21 को बोलेंगे हेन आइकास। ठीक, और 22 को डू आइकास। अब 23 को ट्राइकास, डायरेक्ट आ जाओ ट्राइकास। अब आगे टेट्राकास, पेंटाकास, हेक्साकास, हेप्टाकास, ऑक्टाकास, नॉनकास एंड ट्राइकांट। ट्राइकांट क्या बोलेंगे? ट्राइकांट, ट्राइकांट। और ऐसे टेट्राकांट, पेंटाकांट। सबका बन जाएगा ना जी। और आ जाएगा पेंटाकांट। 50 से कितना हो जाएगा जी? पेंटाकांट हो जाएगा। यार ऐसे बना लेंगे, सबका बन जाएगा। हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉनकांट। ठीक है, और 100 क्या बन जाएगा जी? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोल देंगे आप हेक्ट, HECT हेक्ट। हेक्साकांट, हेक्साकांट। उसी के बेस पर सब बन जाएगा। उसी के बेस बना लेंगे, बन जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं तक पढ़ा सकते हो, इतना आपको नहीं पढ़ना जी। केवल यहीं तक आएगा, 10 तक बोध आएगा तो। ठीक, 10 इधर क्या है? यहाँ पे देखो टेक। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये क्या मूलाक्षर है? यही तो मूलाक्षर है। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है जी, पूरे कार्बन परमाणु की संख्या। हम लोग मूलाक्षर में यही लिखना हमको। देखो सबके नाम लिखे गए हैं, आपको मूलाक्षर के रूप में यही लिखना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लिखना है। ठीक है, हमको याद कहाँ तक करना? डिक तक। मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक। इतना याद है ना? बस इतने से काम हो जाएगा अपना। आगे नहीं पढ़ना यार। तक यार पहले दिक्कत का आगे जानते रहिए, वो सरल है।